हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों, अगर आप कोई सा भी एक दिवसीय एग्जाम देने वाले हैं और वहां पर करंट अफेयर और जीके के सवाल आते हैं तो ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगी। अगर आप दोस्तों भविष्य में यूपी ट्रिपल एससी पैट, ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल कोई सा भी एग्जाम आप देने वाले हैं तो आप लोगों के लिए ये वीडियो ब्रह्मास्त्र साबित होने वाली है। दोस्तों, जीके और करंट के ऐसे सवाल लेकर आया हूं जो आपकी परीक्षा में हूबहू छपने वाले हैं। बस आप सारे सवालों को वन लाइनर नोट्स के रूप में नोट करते चलिएगा और अपनी परीक्षा से पहले इस वीडियो को देखकर जाइएगा। आपको दोस्तों इस वीडियो के अंदर से 4 से 6 सवाल हूबहू छपे हुए मिलेंगे। आइए दोस्तों, बिना देर के हुए बात करते हैं अपने पहले सवाल की ओर। हमारा पहला सवाल है, एक जिला एक उत्पाद योजना की ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? अति महत्वपूर्ण सवाल है। कंगना रनावत को बनाया गया, कृति सेनन को बनाया गया, दीपिका पादुकोण को बनाया गया, प्रियंका चोपड़ा को बनाया गया है। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। दोस्तों, सबसे पहले बताइएगा, एक जिला एक उत्पाद योजना किस राज्य की योजना है? यह सवाल अति महत्वपूर्ण है और यूपी ट्रिपल एससी के लिए अति महत्वपूर्ण सवाल है। दोस्तों, आपको बता दें, एक जिला एक उत्पाद योजना उत्तर प्रदेश की योजना है और दोस्तों इसका जो ब्रांड एम्बेसडर है किसको बनाया गया है? कंगना रनावत को बनाया गया है। आप सब जानते हैं कि कंगना रनावत कितनी चर्चा में रहने वाली एक्ट्रेस हैं, इसको आप ध्यान में रखिएगा। एक जिला एक उत्पाद योजना किस राज्य की योजना है? उत्तर प्रदेश की योजना है। और दोस्तों इसका ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? कंगना रनावत को बनाया गया है। इसको आप नोट करके रखिएगा। आइए बढ़ते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता है? अति महत्वपूर्ण सवाल है। सुष्मिता सेन ने जीता है, ऐश्वर्या राय ने जीता है, हरनाज संधू ने जीता है या कैरोलिना ने जीता है? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। दोस्तों, करंट का एक ऐसा सवाल जो आपकी परीक्षा में सीधा छपेगा। आइए दोस्तों बात करते हैं इस सवाल को लेकर। मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किस एक्ट्रेस ने जीता है? जल्दी से बताइएगा। दोस्तों, आपको बता दें, मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता है तो आपको नोट करके रखना है, हरनाज संधू ने जीता है। दोस्तों, आपसे पूछा जा सकता है कि मिस यूनिवर्स जो प्रतियोगिता हुई थी कौन से नंबर की हुई थी, तो आपको याद में रखना है ये 70वें क्रम की हुई थी। कौन से दोस्तों? ये 70वें क्रम की प्रतियोगिता थी। और दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है इसका आयोजन कहाँ हुआ है, तो आपको नोट करके रखना है इसका आयोजन हुआ है इजराइल में। कहाँ पर दोस्तों? इजराइल में इसका आयोजन हुआ है। और दोस्तों आपसे पूछा सकता है कि हरनाज संधू किस राज्य की हैं, तो आप ये भी याद रखिएगा ये चंडीगढ़ की रहने वाली हैं। कहाँ की दोस्तों? चंडीगढ़, ये चंडीगढ़ की रहने वाली हैं। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। दोस्तों, मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता है? ये दोस्तों जीता है हरनाज संधू ने। और दोस्तों ये कहाँ की रहने वाली हैं? चंडीगढ़ की रहने वाली हैं। और इसका आयोजन कहाँ हुआ था इस प्रतियोगिता का? इजराइल के अंदर हुआ था। और दोस्तों कौन से क्रम की थी? ये 70वें क्रम की प्रतियोगिता थी। दोस्तों कैरोलिना, इन्होंने दोस्तों मिस वर्ल्ड का खिताब किसने जीता है, तो आपको नोट करके रखना है कैरोलिना ने जीता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां से आपने सारे सवालों को नोट कर लिया होगा। आइए बढ़ते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। दोस्तों, हमारा अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न है, ट्रेनों की टक्कर रोधी प्रणाली का क्या नाम रखा गया है? अति महत्वपूर्ण सवाल है और दोस्तों करंट अफेयर का बहुत ही जबरदस्त सवाल है। कवच नाम रखा गया है, सुरक्षा नाम रखा गया है, प्रबंधन नाम रखा गया है या ब्रेकर नाम रखा गया है? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। दोस्तों, आपको बता दें, रेलवे के द्वारा और ऐसा किया गया है कि अगर 2 ट्रेनें एक ही पटरी पर आ जाती हैं और दोस्तों उनकी टक्कर को रोकने के लिए, इस हादसे को रोकने के लिए कौन सी प्रणाली विकसित की गई है, तो आपको नोट करके रखना है कवच। कौन सी दोस्तों? कवच प्रणाली विकसित की गई है। अगर दोस्तों 2 ट्रेनें एक ही पटरी पर आ जाती हैं और दोस्तों उनकी टक्कर ना हो, बहुत ही बड़ा हादसा टल जाए, उसके लिए दोस्तों एक टक्कर प्रणाली रोकी गई है। कौन सी? कवच है। दोस्तों कवच में क्या होगा, 2 ट्रेनें अगर आमने सामने आ जाती हैं तो दोस्तों कुछ दूरी पर ही वे अपने आप रुक जाएंगी। यानी कि दोस्तों एक ऐसी मैग्नेटिक पावर का वहां पर यूज किया गया है कि दोनों ट्रेनें कुछ दूरी पर अपने आप रुक जाएंगी और दोस्तों वो हादसा होने से टल सकता है। इसीलिए बहुत ही बड़ा ये दोस्तों प्रणाली लागू की गई है। कौन सी? कवच है। इसको भी आप नोट करके रखिएगा। ट्रेनों को टक्कर रोधी रोकने के लिए कौन सी प्रणाली है? कवच। उम्मीद करता हूं आपने इस सवाल को नोट कर लिया होगा। आइए बढ़ते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर।
दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहाँ पर स्थापित की गई है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इसके ऊपर आप वेरी इंपॉर्टेंट डालकर रखिएगा। आप कोई सा भी एग्जाम देने बैठिए, आपको ये सवाल कहीं ना कहीं छपा हुआ मिलेगा, कहीं ना कहीं नंबर दिलाएगा। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है, और दोस्तों हैदराबाद में स्थित है या राजस्थान में स्थित है? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा, अति महत्वपूर्ण सवाल है। दोस्तों चारों ऑप्शन आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है, हम चारों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, ये कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों हैदराबाद में स्थित है। और किसकी मूर्ति बनाई गई है? संत रामानुजाचार्य। किसकी दोस्तों? रामानुजाचार्य की मूर्ति बनाई गई है। और कहाँ पर स्थित है ये दोस्तों? हैदराबाद में स्थित है। और इसकी दोस्तों अगर आपसे ऊंचाई पूछी जाए तो आपको याद में रखना है 216 फीट। इसकी ऊंचाई दोस्तों कितनी? 216 फीट है, इसको आप नोट करके रखिएगा। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहाँ पर स्थित है? यह हैदराबाद में स्थित है। और इसकी ऊंचाई कितनी? 216 फीट। और दोस्तों किसकी मूर्ति है? संत रामानुजाचार्य जी की मूर्ति है, इसको आप नोट करके रखिएगा। दोस्तों आइए बात करते हैं महाराष्ट्र। यहाँ पर दोस्तों क्या बनाया गया? तो आपको नोट करके रखना है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति बनाई गई है। उसका नाम क्या रखा गया है? स्टैचू ऑफ नॉलेज। स्टैचू ऑफ नॉलेज। स्टैचू ऑफ नॉलेज दोस्तों महाराष्ट्र के लातूर में बनाई गई ये मूर्ति। कहाँ पर? महाराष्ट्र के लातूर में बनाई गई है स्टैचू ऑफ नॉलेज। किसकी मूर्ति है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति है, इसको आप नोट करके रखिएगा। दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दोस्तों इनका जन्म कब हुआ था? इसका जवाब आप कमेंट कर कर बताएंगे जल्दी से। दोस्तों 14 अप्रैल को इनका जन्म हुआ था। किस सन में हुआ था? वो सन आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बतानी है। दोस्तों हैदराबाद में किसकी मूर्ति है? संत रामानुजाचार्य की मूर्ति है। कितनी ऊंचाई है? 216 फीट है। और दोस्तों स्टैचू ऑफ नॉलेज कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। और दोस्तों किसकी मूर्ति? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति है। दोस्तों राजस्थान में क्या स्थित है? राजस्थान के स्टैचू ऑफ पीस। स्टैचू ऑफ पीस ये कहाँ पर स्थित है? ये दोस्तों राजस्थान में स्थित है। गुजरात के केवड़िया डिस्ट्रिक्ट में क्या स्थित है? स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी ये कहाँ पर स्थित है? गुजरात के केवड़िया डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और दोस्तों इसकी ऊंचाई कितनी? तो आपको याद में रखना 182 मीटर। 182 मीटर इसकी कुल ऊंचाई है। और दोस्तों राम सुथार दोस्तों इन्होंने इस मूर्ति को बनवाया है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, अति महत्वपूर्ण सवाल है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहाँ पर स्थित है? तो आपको नोट करके रखना है, हैदराबाद में स्थित है। और किसकी मूर्ति है? संत रामानुजाचार्य जी की मूर्ति है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने यहाँ से सारे प्रश्नों को नोट कर लिया होगा। आइए बढ़ते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, लवलीना बोरगोहन का संबंध किस राज्य से है? दोस्तों खेल विशेषांक का एक बहुत ही जबरदस्त सवाल है, आपसे दोस्तों यहाँ से पूछा जा सकता है। लवलीना बोरगोहन इनका संबंध किस खेल से? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। और दोस्तों हमसे सवाल पूछा गया है कि लवलीना बोरगोहन का संबंध किस राज्य से है? जल्दी से बताइएगा क्या होगा इसका सही जवाब। मणिपुर, हरियाणा, असम, राजस्थान, जल्दी से बताइएगा। दोस्तों आपको बता दें लवलीना बोरगोहन इनका संबंध किससे है? तो आपको नोट करके रखना है, इनका संबंध है असम से। कहाँ से दोस्तों? असम से। और ये किससे संबंधित है? ये दोस्तों मुक्केबाजी से संबंधित है। किससे? मुक्केबाजी से संबंधित है। मुक्केबाजी यानी कि बॉक्सिंग से संबंधित है, मुक्केबाजी। और दोस्तों इन्होंने क्या है? टोक्यो ओलंपिक के अंदर इन्होंने कांस्य पदक जीता है। कौन सा दोस्तों? कांस्य पदक। टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने कांस्य पदक जीता था और असम की रहने वाली हैं। दोस्तों मणिपुर, यहाँ की दोस्तों मीराबाई चानू, इसको आप नोट करके रखिएगा, मीराबाई चानू। दोस्तों इन्होंने टोक्यो ओलंपिक के अंदर सिल्वर मेडल जीता था। कौन सा दोस्तों? रजत पदक जीता था, रजत पदक टोक्यो ओलंपिक के अंदर। और दोस्तों इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम जो बर्मिंघम में संपन्न हुए हैं 22वें क्रम के, उसके अंदर दोस्तों इन्होंने 49 किलोग्राम की कैटेगरी में 49 किलोग्राम की कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड जीता था। कौन सा? गोल्ड।
और दोस्तों किस खेल से संबंधित है, ये दोस्तों वेट लिफ्टिंग से संबंधित है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने यहाँ से सारे सवालों को नोट कर लिया होगा। दोस्तों आपसे पूछा जाता है कि अवनी लेखरा, इनका संबंध किस राज्य से है, तो आपको नोट करके रखना है उनका संबंध है राजस्थान से। और किस खेल से संबंधित है, तो आपको नोट करके रखना है शूटिंग से संबंधित है। यह सवाल अवनी लेखरा किस खेल से संबंधित है, करोड़पति के क्वेश्चन पर पूछा गया था। अति महत्वपूर्ण सवाल है, आपसे भी पूछा जा सकता है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 का शुभंकर क्या है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, जल्दी से बताइएगा। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 का शुभंकर कौन सा है। मिराई तोबा है, सोमेटी है, धाकड़ है, वीरा है। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। दोस्तों आपको बता दें टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 इसका शुभंकर क्या है, तो आपको नोट करके रखना है सोमेटी। कौन सा है, सोमेटी इसका सही जवाब होगा। मिराई तोबा ये दोस्तों टोक्यो ओलंपिक का है, ये खाली ओलंपिक का है, पैरा ओलंपिक नहीं, ओलंपिक का है। और दोस्तों ये कहाँ पर हुए थे, टोक्यो जापान में होते, जैसा कि दोस्तों क्वेश्चन में लिखा ही हुआ है। और दोस्तों किस क्रम के थे, ये 32वें क्रम के थे, इसको भी आपको पता होना चाहिए। दोस्तों आपको बता दें टोक्यो पैरा ओलंपिक इसका शुभंकर क्या है, सोमेटी। और मिराई तोबा किसका है, ये दोस्तों है केवल पैरा टोक्यो ओलंपिक का। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि टोक्यो पैरा ओलंपिक में पहला स्थान किस देश का था, तो आपको याद में रखना है। इसमें जो फर्स्ट स्थान था टोक्यो पैरा ओलंपिक में, ये था चीन का। किसका दोस्तों, चीन का। और दोस्तों टोक्यो ओलंपिक के अंदर, केवल ओलंपिक के अंदर पहला स्थान किसका था, यूएसए, अमेरिका। यह भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सा किसका स्थान था। और भारत ने टोक्यो ओलंपिक के अंदर कितने पदक जीते थे, उन्होंने 7 पदक जीते थे अपने भारत देश ने टोक्यो ओलंपिक के अंदर। किसके, टोक्यो ओलंपिक के अंदर। और दोस्तों टोक्यो पैरा ओलंपिक के अंदर भारत ने कितने पदक जीते हैं, कुल 19 पदक जीते हैं। यह भी आपको पता होना चाहिए। दोस्तों आपको मैंने खेल विशेषांक से संबंधित एक वीडियो बनाकर दी थी, उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। ग्रुप डी की प्ले लिस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगी। और दोस्तों वहाँ पर जितने खेल हैं, कौन कौन से, किसने क्या जीता है, कितने पदक जीते हैं, भारत का क्या स्थान आया, पूरी जानकारी वहाँ पर दी गई है। कृपया करके दोस्तों उस वीडियो को आप देख कर जाइएगा, आपकी परीक्षा में 2 से 4 सवाल वहीं से छपेंगे। दोस्तों धाकड़ ये किसका शुभंकर है, तो आपको नोट करके रखना है खेलो इंडिया यूथ गेम। खेलो इंडिया यूथ गेम, दोस्तों यूथ गेम का शुभंकर क्या है, धाकड़। इसको भी आप नोट करके रखिएगा। वीरा किसका शुभंकर है, यूनिवर्सिटी गेम। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो कि कर्नाटक में संपन्न हुए थे, यह भी आपको पता होना चाहिए। दोस्तों धाकड़ किसका है, यूथ गेम का। खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ हुआ है, पंचकुला हरियाणा में हुआ है। उम्मीद करता हूं दोस्तों सारी जानकारी आपने नोट कर ली होगी। आइए बढ़ते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, डांसिंग डियर किस राज्य का राजकीय पशु है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि मैंने ये सवाल क्यों रखा है। उत्तर प्रदेश का है, मध्य प्रदेश का है, मणिपुर का है, उत्तराखंड का है। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। दोस्तों मणिपुर बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि दोस्तों अभी 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए थे, उसमें मणिपुर भी शामिल था। तो आपसे मणिपुर से सवाल पूछे जा सकते हैं। डांसिंग डियर किस राज्य का राजकीय पशु है, जल्दी से बताइएगा। दोस्तों आपको बता दें डांसिंग डियर किस मतलब मणिपुर का राजकीय पशु है, इसको आप नोट करके रखिएगा। दोस्तों उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है, जल्दी से इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स करके बताएंगे। बच्चों वाला सवाल है, जल्दी से बताइएगा। दोस्तों मणिपुर में क्या है, काबुल लामजाओ नेशनल पार्क। काबुल लामजाओ नेशनल पार्क, ये कहाँ पर स्थित है, ये दोस्तों मणिपुर में स्थित है। भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, काबुल लामजाओ नेशनल पार्क। इसको आप नोट करके रखिएगा, अति महत्वपूर्ण सवाल है। और दोस्तों उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है, इसका जवाब आप कमेंट कर बताएंगे। और दोस्तों उत्तराखंड जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसका दोस्तों अभी हाल ही में नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, रामगंगा नेशनल पार्क, कहाँ पर स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। आपको यह भी पता होना चाहिए। आइए बढ़ते हैं आज के अगले महत्वपूर्ण सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन बनाए गए हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बहुत बड़ी जानकारी देने वाला हूँ, कृपया करके सारे सवालों को नोट कर लीजिएगा। आपकी परीक्षा में 100% यहाँ से सवाल पूछे जाने की प्रबल संभावना है। पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, पुष्कर सिंह धामी बने हैं, वीरेंद्र सिंह बने हैं, प्रमोद सावंत बने, भगवंत मान बने हैं। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा।
दोस्तों आपको बता दें पंजाब के जो नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, आपको नोट करके रखना, भगवंत मान बने हैं। अति महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। आप सब जानते हैं कि अभी हाल ही में विधानसभा के चुनाव हुए थे 5 राज्यों में। कहाँ कहाँ हुए थे? एक तो दोस्तों हुए हमारे गोवा में, एक कहाँ पर हुए? पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में और मणिपुर में। ये 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं। आइए दोस्तों उन 5 राज्यों के मुख्यमंत्री और उनकी विधानसभा की सीटें मैं आपको नोट कराता हूँ। पुष्कर सिंह धामी ये कहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं? दोस्तों उत्तराखंड, यूके नहीं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने हैं। यूनाइटेड किंगडम में समझिएगा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने हैं। और वहाँ पे दोस्तों वहाँ की कितनी विधानसभा की कितनी सीटें, तो आपको नोट करके रखना है, 70 सीटें विधानसभा की। वीरेंद्र सिंह ये कहाँ के बने? मणिपुर के बने हैं। कहाँ के दोस्तों? मणिपुर। मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन बने? वीरेंद्र सिंह बने। वहाँ पर दोस्तों 60 सीटें हैं विधानसभा की। प्रमोद सावंत ये दोस्तों गोवा के बने हैं। कहाँ के? गोवा के। वहाँ पर दोस्तों कितनी सीटें हैं, तो आपको नोट करके रखना, 40 सीटें हैं। और दोस्तों पंजाब के मुख्यमंत्री कौन बने? भगवंत मान बने हैं। और वहाँ पर 117 सीटें विधानसभा की। इसको भी आप नोट करके रखिएगा, अति महत्वपूर्ण सवाल है। दोस्तों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने? आप सब जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी बने हैं। लेकिन दोस्तों वहाँ से एक सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं? जल्दी से बताइएगा। एक तो दोस्तों केशव प्रसाद मौर्य बने हैं। दूसरे का क्या नाम है? उनका नाम आप कमेंट कर बताएंगे। कुछ सवाल आप भी कमेंट कर बताइएगा। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने हैं। कौन, कितनी विधानसभा की सीट है? 70 विधानसभा की सीट है। और दोस्तों वीरेंद्र सिंह ये कहाँ के मुख्यमंत्री बने? मणिपुर के बने हैं। और दोस्तों इनकी 60 विधानसभा की सीटें हैं। प्रमोद सावंत ये कहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं? गोवा के मुख्यमंत्री बने हैं। और दोस्तों वहाँ पर कितनी विधानसभा की सीटें हैं? 40। भगवंत मान कहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं? पंजाब के मुख्यमंत्री बने हैं। और वहाँ पर दोस्तों विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 117 सीटें हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 80 सीटें हैं। और दोस्तों वहाँ पर राज्यसभा की कितनी सीटें? 31 सीटें हैं। और दोस्तों वहाँ पर विधान परिषद की कितनी सीटें हैं, तो आपको नोट करके रखना है, 100 सीटें हैं। और विधानसभा की कितनी सीटें? 403 सीटें हैं। ये दोस्तों चारों आंकड़े आप नोट करके रखिएगा। आपसे यहाँ से कोई सा भी प्रश्न घुमाकर पूछा जा सकता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने सारे मुख्यमंत्री और दोस्तों सारे नाम आपने नोट कर लिए होंगे। मैंने आपसे सवाल पूछा है कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री कौन बने, तो आपको याद करके रखना है केशव प्रसाद मौर्य। और दूसरे नंबर पर कौन है? ब्रजेश पाठक। इन दोनों का भी नाम याद करके रखिएगा। ये भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1 जनवरी 1958 को हुई है, 15 अगस्त 1969 को हुई है, 1 जनवरी 2015 को हुई है, या 1 जनवरी 1995 को हुई है? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। चारों डेट आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। जल्दी से बताइएगा, इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों आपको बता दें इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई है, तो आपको नोट करके रखना है, 15 अगस्त 1969। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। दोस्तों ये सवाल मैं कई बार आप लोगों के सामने ला चुका हूं, क्योंकि दोस्तों यहां से सवाल बनने की प्रबल संभावना है। दोस्तों इसके वर्तमान में हेड कौन है? सोमनाथ जी हैं। कौन दोस्तों? सोमनाथ जी। इसके वर्तमान में हेड कौन है? सोमनाथ जी बनाए गए हैं। दोस्तों 1 जनवरी 1958 ये दोस्तों डीआरडीओ इसके हेड कौन है? समीर बी कामत। समीर वी कामत। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। और दोस्तों 1 जनवरी 2015 नीति आयोग, दोस्तों आपकी परीक्षा में छपने वाला सवाल, नीति आयोग इसकी स्थापना कब हुई है? 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 1995 को दोस्तों किसकी हुई है? WTO विश्व व्यापार संगठन, इसकी स्थापना कब हुई है? 1 जनवरी 1995। और दोस्तों विश्व व्यापार संगठन इसकी पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? नागोजी ओंकाजा इवेला। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। नीति आयोग दोस्तों इसके जो अध्यक्ष होते हैं, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? स्वयं प्रधानमंत्री जी होते हैं। और इसके उपाध्यक्ष कौन बने हैं? सुमन के बेरी जी बने हैं। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। और दोस्तों इसके जो हेड है यानी कि CEO कौन बने हैं? परमेश्वर अय्यर जी को बनाया गया है। ये भी आप नोट करके रखिएगा। आइए बढ़ते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, CBSE की महिला अध्यक्ष कौन बनाई गई हैं? अति महत्वपूर्ण सवाल, अति महत्वपूर्ण नियुक्ति। माधवीपुरी बुच, निधि छिब्बर, शांति श्री धूलीपुरी या रेखा शर्मा? क्या होगा आपका सही जवाब? चारों ऑप्शन आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सवाल हैं। जल्दी से बताइएगा। दोस्तों आपको बता दें CBSE की महिला अध्यक्ष किसको बनाया गया, तो आपको नोट करके रखना, निधि छिब्बर। गब्बर इज बैक, निधि छिब्बर। इसको आप ध्यान में रखिएगा। CBSE की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? निधि छिब्बर बनी है। दोस्तों ये माधवीपुरी बुच CBDT
इसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो आपको याद करके रखना है, ये दोस्तों माधवीपुरी बुच बनी है, इसको भी आप नोट करके रखिएगा। शांति श्री धूलीपुड़ी, ये दोस्तों JNU, इसकी महिला हेड कौन बनी है? ये शांति श्री धूलीपुड़ी बनी है। दोस्तों ये भी बहुत ही ज़्यादा चर्चा का विषय बना रहा था शांति श्री धूलीपुड़ी को लेकर। तो दोस्तों आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है। दोस्तों आपको बता दें, शांति श्री धूलीपुड़ी ये कहाँ की है? JNU, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। रेखा शर्मा, ये दोस्तों पहली चुनाव आयुक्त हैं। कौन? फर्स्ट महिला चुनाव आयुक्त, फर्स्ट महिला चुनाव आयुक्त कौन बनी? रेखा शर्मा बनी है। और वर्तमान में दोस्तों कौन बने हैं? इसका जवाब जल्दी से आप कमेंट करके बताइएगा कि वर्तमान में चुनाव आयुक्त कौन है अपने भारत देश के, जल्दी से बताइएगा कमेंट कर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपने सारे सवालों को यहाँ से नोट कर लिया होगा। CBSE की पहली महिला हेड कौन बनी है? निधि छिब्बर बनी है। JNU की पहली महिला हेड कौन बनी है? शांति श्री धूलीपुड़ी बनी है। और दोस्तों रेखा शर्मा किससे संबंधित है? चुनाव आयुक्त है, यानी कि पहली महिला चुनाव आयुक्त कौन बनी थी? रेखा शर्मा बनी थी। दोस्तों आपको बता दें जो वर्तमान में हमारे चुनाव आयुक्त हैं कौन है? राजीव कुमार जी बने हैं। दोस्तों CBDT की पहली महिला हेड कौन बनी है? माधवीपुरी बुच, यह भी आपको पता होना चाहिए, अति महत्वपूर्ण संस्थान है। आइए दोस्तों बात करते हैं अपने अगले सवाल को लेकर। दोस्तों आपको बता दें NCERT के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? जल्दी से बताइएगा। मनोज सोनी साहब बनाए गए हैं, राजीव कुमार बनाए गए, दिनेश प्रसाद सकलानी बनाए गए, अजय भल्ला बनाए गए हैं। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। दोस्तों आपको बता दें NCERT अति महत्वपूर्ण संस्थान है, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई है? जल्दी से इसका जवाब आप कमेंट कर बताएंगे। और दोस्तों NCERT के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो आपको नोट करके रखना, दिनेश प्रसाद सकलानी जी बनाए गए हैं। ये सवाल मैंने आपको कई बार बताया है। डॉक्टर मनोज सोनी UPSC के नए चेयरमैन, यूपीएससी के नए चेयरमैन कौन बने हैं? डॉक्टर मनोज सोनी साहब बने हैं। और दोस्तों मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? मुख्य चुनाव आयुक्त, ये दोस्तों मैंने अभी आपको बताया राजीव कुमार जी हैं। कौन? राजीव कुमार जी, इसको भी आप नोट करके रखिएगा। दोस्तों आपको बता दें, दोस्तों अब आप बताएंगे कि मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से कमेंट कर बताइएगा। कुछ सवाल आप भी बताइएगा, मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? अजय भल्ला, ये दोस्तों गृह सचिव बने। कौन? गृह सचिव कौन है? अजय भल्ला हैं। दोस्तों दही बल्ले कहाँ बनते हैं? घर में बनते हैं, तो जायज़ सी बात है कौन बनेंगे? गृह सचिव बनेंगे। इसको आप ऐसे ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। NCERT के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? दिनेश प्रसाद सकलानी साहब बने हैं। डॉक्टर मनोज सोनी दोस्तों UPSC के नए चेयरमैन बने हैं। राजीव कुमार कौन बने? मुख्य चुनाव आयुक्त बने भारत देश के। मैंने आपसे सवाल पूछा है कि मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि वोटर्स डे कब मनाया जाता है, इसका जवाब आप कमेंट करके बताएंगे। अजय भल्ला, ये दोस्तों कौन बने? गृह सचिव बने हैं। यह भी आप नोट करके रखिएगा, आपसे यहाँ से कोई सा भी प्रश्न पूछा जा सकता है। आइए बढ़ते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ पर स्थापित की गई है? अगर आप दोस्तों UPSSC का पैड एग्जाम देने वाले हैं तो आपकी परीक्षा में यह सवाल छपने की प्रबल संभावना है। जल्दी से बताइएगा। सूरत, लखनऊ, रामपुर, शिमला, क्या होगा आपका सही जवाब? दोस्तों आप देख रहे हैं आपको एक सवाल से यहाँ से 4 से 5 सवाल दिए जा रहे हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है। और दोस्तों सारे सवालों के जवाब आप कमेंट बॉक्स करके बताइएगा। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, क्योंकि दोस्तों आने वाली सारी वीडियोज़ के अपडेट आप तक आसानी से पहुँचते रहें। आइए दोस्तों बात करते हैं अपने सवाल को लेकर। हमने आपसे सवाल पूछा है कि पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ पर स्थापित की गई है? तो दोस्तों आपको नोट करके रखना है, हमारी पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ पर स्थापित की गई? लखनऊ के अंदर है। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। दोस्तों रामपुर, यहाँ पर दोस्तों अमृत सरोवर, मैंने आपको कल की वीडियो में बता रखा है। अमृत सरोवर कहाँ पर स्थापित किया गया? रामपुर में किया गया है। शिमला में दोस्तों क्या है? आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित? शिमला में स्थित है। दोस्तों सूरत में क्या बनाया गया? तो दोस्तों मैंने आपको बताया था स्टील रोड, कचरे से स्टील रोड बनाई जा रही है 6 लेन की। कहाँ पर? सूरत के अंदर। इसको भी आपको पता होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने सारे ऑप्शन से सारे सवालों को नोट कर लिया होगा। आइए बढ़ते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी? दोस्तों हिस्ट्री का बहुत ही जबरदस्त सवाल है। नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी? वर्ष 1927 में की गई है, वर्ष 1928 में की गई है, वर्ष 1929 में की गई है, वर्ष 1930 में की गई है। चारों तिथियां अति महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए। जल्दी से बताइएगा, नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी?
दोस्तों आपको बता दें नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई, तो आपको नोट करके रखना है वर्ष 1928 में। दोस्तों आइए और ऑप्शन को लेकर बात करते हैं। इसमें दोस्तों क्या हुआ था, साइमन कमीशन का गठन हुआ था। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था, 1927 में। और दोस्तों ये भारत में कब आया था, ये दोस्तों भारत में सन 1928 में आया था। और दोस्तों इसमें लाहौर अधिवेशन 1929 में क्या, लाहौर अधिवेशन। दोस्तों आपको बता दें इस लाहौर अधिवेशन में ही पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। वर्ष 1930 अति महत्वपूर्ण दोस्तों, इसी में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। और दोस्तों इसी के अंदर दांडी यात्रा निकली थी। दांडी यात्रा कब से, 12 मार्च से 7 अप्रैल, 12 मार्च से 7 अप्रैल इसके बीच में चली थी दांडी यात्रा। साबरमती आश्रम से प्रारंभ हुई थी। यह भी आपको पता होना चाहिए। दोस्तों आपकी परीक्षा में यहाँ से कोई सा भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी, वर्ष 1928 में। और साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था, 1927 में। साइमन कमीशन भारत कब आया था, वर्ष 1928 में। दोस्तों 1929 में क्या हुआ, लाहौर अधिवेशन हुआ है। इसी अधिवेशन के दौरान पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। और दोस्तों वर्ष 1930 में क्या हुआ है, इसी को दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ है। और दांडी यात्रा निकली साबरमती आश्रम से 12 मार्च से 7 अप्रैल। इस तारीख को भी आप नोट करके रखिएगा। दोस्तों आपके लिए एक सवाल है, काकोरी ट्रेन डकैती किस वर्ष से संबंधित है, जल्दी से बताइएगा। पूरी तिथि इसको नोट कर बताइएगा कि काकोरी ट्रेन डकैती किस वर्ष हुई थी, जल्दी से बताइएगा कमेंट कर। आइए बात करते हैं आज के अगले सवाल को लेकर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। अति महत्वपूर्ण सवाल है और आपकी परीक्षा में बार बार ये सवाल पूछा जा रहा है। ग्रुप डी की परीक्षा में दोस्तों शास्त्रीय भाषा और शास्त्रीय नृत्य से हर शिफ्ट के अंदर सवाल पूछा जा रहा है। तो आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप एसएससी, सीजीएल, यूपी SSC, पैट, यूपी पुलिस, ग्रुप डी कोई सा भी एग्जाम देने वाले हैं, अगर वहाँ पर जीके और करंट आती है तो आपके लिए ये क्लास रामबाण साबित होगी। इस क्लास को आप छोड़िएगा मत, लगातार इस क्लास को लेते रहिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। और दोस्तों इस क्लास से आपको पूरी सफलता मिलेगी, इसकी पूरी गारंटी ली जाती है। आइए बात करते हैं अपने प्रश्न को लेकर। सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। असम का है, त्रिपुरा का है, मिजोरम का है, लद्दाख का है। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। दोस्तों आपको बता दें सत्रिया ये किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, ये दोस्तों असम का शास्त्रीय नृत्य है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें सत्रिया सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, सत्रिया। इसको आप ध्यान में रखिए। कहाँ का है, असम का है। त्रिपुरा दोस्तों, त्रिपुरा में कौन सा फेमस है, जल्दी से बताइए कमेंट कर। त्रिपुरा में। मिजोरम चापचार कूट महोत्सव, ये दोस्तों कहाँ से संबंधित है, ये दोस्तों मिजोरम से संबंधित है। और दोस्तों चिरऊ कहाँ से संबंधित, ये भी मिजोरम से संबंधित है। चापचार और चिरऊ कहाँ पर स्थित है, मिजोरम से संबंधित है। ये दोस्तों मिजोरम राज्य से संबंधित हैं। ये फेस्टिवल कह लीजिए, आप इसको नृत्य कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। दोस्तों लद्दाख हेमिस फेस्टिवल कहाँ से संबंधित है दोस्तों, ये लद्दाख से संबंधित है। अगर आपसे पूछा था कि मुखौटे वाला डांस कहाँ से संबंधित है, ये भी लद्दाख से ही संबंधित है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको वो सवाल बताता हूँ जो आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। कहने को तो दोस्तों बहुत सारे शास्त्रीय नृत्य हैं, बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान हैं और दोस्तों बहुत सारी भाषाएं हैं, लेकिन दोस्तों आपसे जो बार बार पूछे जाते हैं मैं केवल उन पर चर्चा कर रहा हूँ। सत्रिया दोस्तों कहाँ का क्लासिकल नृत्य है, असम का है, सबसे नवीनतम है, आपसे पूछा जा सकता है। दोस्तों शास्त्रीय नृत्य कितने होते हैं, शास्त्रीय नृत्य होते हैं 8 और शास्त्रीय भाषाएं कितनी होती हैं 6, यह भी आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों त्रिपुरा से क्या संबंधित है, जल्दी से इसका जवाब आप कमेंट कर बताएंगे। और दोस्तों मिजोरम चापचार कूट महोत्सव और दोस्तों मैंने आपको क्या बताया, चिरऊ, ये कहाँ से संबंधित है, ये दोस्तों मिजोरम से संबंधित है। लद्दाख में दोस्तों हेमिस फेस्टिवल है। और दोस्तों हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, ये भी दोस्तों लद्दाख में ही स्थित है। इसको दोस्तों मुखौटे वाला डांस कहते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। आइए दोस्तों बढ़ते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर। दोस्तों मानव अंगों की तस्करी से संबंधित अनुच्छेद है, अति महत्वपूर्ण सवाल। और दोस्तों ये ऐसा सवाल है जो आईएएस की परीक्षा में ही पूछा गया है। मानव अंगों की तस्करी पर, बलात् श्रम पर रोक पर, दोस्तों ये बेगार प्रथा आपसे पूछी जाए या बलात् श्रम पर रोक पूछा जाए या मानव अंगों की तस्करी पूछा जाए, तीनों एक ही बात है। और किस अनुच्छेद से संबंधित है, जल्दी से बताइएगा। अनुच्छेद 32 होगा, अनुच्छेद 23 होगा, अनुच्छेद 19 होगा, अनुच्छेद 17 होगा। चारों अनुच्छेद आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है, जल्दी से बताइएगा क्या होगा आपका सही जवाब।
दोस्तों आपको बता दें मानव अंगों की तस्करी से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो आपको नोट करके रखना है अनुच्छेद 23। अगर आपसे कहा जाता है कि मानव अंगों की तस्करी, बलात् श्रम पे रोक और दोस्तों बेगार प्रथा, ये सब किससे संबंधित है? ये सब दोस्तों अनुच्छेद 23 से संबंधित है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और दोस्तों इसी अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, आपको यह भी पता होना चाहिए। और इसी अनुच्छेद के दौरान सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है। दोस्तों एक सवाल से आपको 5 से 6 सवाल मिल रहे हैं, अति महत्वपूर्ण है, सारे सवालों को आप नोट करते चलिएगा। अनुच्छेद 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और दोस्तों इसी अनुच्छेद को दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। और इसी अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है। अनुच्छेद 23 है बलात् श्रम पे रोक, बेगार प्रथा, मानव अंगों की तस्करी से संबंधित है अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 29 प्रेस की स्वतंत्रता, यानी कि दोस्तों बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कह लीजिए, प्रेस की स्वतंत्रता कह लीजिए, यह अनुच्छेद 19 से संबंधित है। और दोस्तों अस्पष्टता का अंत, अस्पृश्यता का अंत किससे संबंधित है? अनुच्छेद 17 से संबंधित है, यानी कि छुआछूत का अंत, ये किससे संबंधित है? अनुच्छेद 17 से संबंधित है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने यहां से सारे सवालों को हूबहू नोट कर लिया होगा। आइए बढ़ते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगली सवाल है, लाल सलाम किसकी पुस्तक है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट डाल के रखिएगा। लाल सलाम किसकी पुस्तक है? जयंत घोषाल की है, स्मृति ईरानी की है, गुंडप्पा विश्वनाथ की है या राम सेवक शर्मा की है? जल्दी से बताइएगा क्या होगा आपका सही जवाब। दोस्तों आपको बता दें लाल सलाम किसकी पुस्तक है? स्मृति ईरानी की पुस्तक है, नोट कर लीजिएगा, अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों ममता बियॉन्ड, ममता बियॉन्ड, ये दोस्तों किसकी पुस्तक है? ये दोस्तों जयंत घोषाल की पुस्तक है। लाल सलाम स्मृति ईरानी की, गुंडप्पा विश्वनाथ, दोस्तों इनकी पुस्तक कौन सी? जल्दी से बताइएगा। राम सेवक शर्मा, मेकिंग ऑफ आधार, मेकिंग ऑफ आधार, ये दोस्तों किसकी पुस्तक है? राम सेवक शर्मा की पुस्तक है, यह भी आपको पता होना चाहिए। दोस्तों मैं आपको जितने सवाल बता रहा हूँ कृपया करके उन सवालों को नोट करते चलिएगा अपनी कॉपी के अंदर है, और 1 लाइनर नोट्स के रूप में इनको नोट करते चलिएगा। और परीक्षा से पहले इनको आप देख कर जाइएगा, आप यकीन मानिए ये सवाल आपकी परीक्षा में मील का पत्थर साबित होगी। लाल सलाम किसकी पुस्तक है? स्मृति ईरानी की पुस्तक है। ममता बियॉन्ड किसकी पुस्तक है? जयंत घोषाल की है। राम सेवक शर्मा मेकिंग ऑफ आधार, ये किसकी पुस्तक है? ये राम सेवक शर्मा की पुस्तक। गुंडप्पा विश्वनाथ, तो आपको नोट करके रखना रिस्ट एश्योर्ड, रिस्ट एश्योर्ड, ये बड़ा अजीब सा नाम है लेकिन दोस्तों आपको नोट करके रखना है। रिस्ट एश्योर्ड किसकी पुस्तक है? गुंडप्पा विश्वनाथ की पुस्तक है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। आइए दोस्तों बात करते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, गैर संवैधानिक घोषित किया गया अनुच्छेद है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने एक अनुच्छेद को अभी गैर संवैधानिक घोषित कर दिया, यानी कि दोस्तों लोकसभा से, राज्यसभा से, सभी जगह से वो अनुच्छेद, वो संशोधन पारित हो गया था, लेकिन दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने उसको नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल करार कर दिया है, अति महत्वपूर्ण है। और दोस्तों 2014 का है, जल्दी से बताइएगा दोस्तों कौन सा वो अनुच्छेद है? अनुच्छेद 97 है, अनुच्छेद 99 है, अनुच्छेद 102 है या अनुच्छेद 91 हो? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। दोस्तों आपको बता दें जो अनुच्छेद 99 है इसको गैर संवैधानिक घोषित कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। कब किया था? 2014 में किया था। यह सवाल आप वेरी इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, यह परीक्षा में नंबर दिलाने वाला सवाल है। गैर संवैधानिक, सुप्रीम कोर्ट ने एकमात्र ऐसा संविधान है, संविधान संशोधन जिसको गैर संवैधानिक घोषित कर दिया है, अनुच्छेद 16। और दोस्तों आपको बता दें अनुच्छेद 97 ये सहकारी समिति से संबंधित, सहकारी समिति से संबंधित है। अनुच्छेद 102 संविधान संशोधन किससे संबंधित है? इसको नोट करके रखना है आपको। पिछड़ा वर्ग आयोग, यानी कि अनुसूचित जाति से पिछड़ा वर्ग आयोग, इससे संबंधित है। और अनुच्छेद 91 ये दोस्तों मंत्रिपरिषद का आकार, मंत्रिपरिषद का आकार, मंत्रिपरिषद का कैसा आकार होगा, क्या होगा, वो अनुच्छेद 91 में संबंधित है।
दोस्तों किस अनुच्छेद को गैर संवैधानिक घोषित किया? अनुच्छेद 99 को। अनुच्छेद 97 किससे संबंधित है? सहकारी समिति से संबंधित है। अनुच्छेद 102 किससे संबंधित है? पिछड़े वर्ग आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 91 किससे संबंधित है? मंत्रिपरिषद का आकार कैसा होगा? ये दोस्तों अनुच्छेद 91 में लिखा हुआ है। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, नोट करके रखिएगा। सारे सवालों को आप ईमानदारी से नोट कीजिएगा, इनको पढ़कर जाइएगा, आपको 100% सफलता मिलेगी। आइए बढ़ते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, भूमध्य रेखा किस नदी को 2 बार काटती है? अति महत्वपूर्ण सवाल है। कांगो नदी, लिम्पोपो नदी, माही नदी, नील नदी, क्या होगा आपका सही जवाब? जियोग्राफी का एक बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है। दोस्तों आप देख रहे होंगे आपका जियोग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री सबको दोस्तों बहुत ज़बरदस्त तरीके से कवर किया गया इन 20 सवालों के अंदर है। कहने को दोस्तों ये 20 सवाल हैं, लेकिन दोस्तों आपको यहाँ से 100 से 150 सवाल दिए जाते हैं डेली। आप इस वीडियो की सीरीज़ को छोड़िएगा मत, लगातार देखते रहिएगा। भूमध्य रेखा किस नदी को 2 बार काटती है? तो आपको याद में रखना है कांगो नदी। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? कांगो नदी। इसको आप नोट करके रखिएगा। भूमध्य रेखा किसको दोस्तों 2 बार काटती है? कांगो नदी को काटती है। लिम्पोपो नदी, मकर रेखा, मकर रेखा, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी? लिम्पोपो नदी। और दोस्तों भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी? कांगो नदी। दोस्तों माही नदी, दोस्तों इसको रखिए कर्क रेखा, कर्क रेखा, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो आपको नोट करके रखना माही नदी। आसवान बांध, अति महत्वपूर्ण, आसवान बांध, आसवान बांध किस नदी पर स्थित है? तो आपको नोट करके रखना नील नदी पर स्थित है। दोस्तों नील नदी को किसका वरदान कहा जाता है? तो जल्दी से कमेंट कर बताइएगा। दोस्तों भूमध्य रेखा किस नदी को 2 बार काटती है? तो आपको नोट करके रखना है कांगो नदी को। मकर रेखा किस नदी को 2 बार काटती है? लिम्पोपो नदी को। और दोस्तों कर्क रेखा किस नदी को काटती है? माही नदी को। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों, अति महत्वपूर्ण सवाल है। आइए बढ़ते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। दोस्तों दिवस से लेकर हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 29 जून को मनाया जाता है, 21 सितंबर को मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है, 4 फरवरी को मनाया जाता है। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। सांख्यिकी दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? दोस्तों सांख्यिकी दिवस किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो आपको नोट करके रखना है 29 जून। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। 29 जून को मनाया जाता है सांख्यिकी दिवस। पीसी महालनोबिस, पीसी महालनोबिस, पीसी महालनोबिस, इनके हैप्पी बर्थडे पर दोस्तों सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। 21 सितंबर विश्व शांति दिवस, 21 सितंबर को शांति हो जाती है। शांति दिवस कब मनाता है? 21 सितंबर को। 16 सितंबर ओजोन संरक्षण, ओजोन संरक्षण से संबंधित है। 4 फरवरी कैंसर दिवस, इसको भी आप थोड़ा नोट करके रखिएगा। कैंसर दिवस मनाया जाता है। कैंसर दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 4 फरवरी को मनाया जाता है। और कैंसर की स्टडी को क्या कहते हैं? ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। यह भी आपको पता होना चाहिए। दोस्तों पीसी महालनोबिस, अब दोस्तों आप लोगों के लिए एक सवाल बनता है, कौन सी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है? इसका जवाब आप कमेंट कर बताएंगे। पहली पंचवर्षीय योजना या दूसरी या तीसरी, चौथी, पांचवी, कौन सी ऐसी पंचवर्षीय योजना है जो दोस्तों पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है? इसका जवाब आप कमेंट कर बताएंगे। अति महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। और दोस्तों उस पंचवर्षीय योजना का समय भी आपको लिखना है, किस वर्ष से किस वर्ष तक चली थी। जल्दी से बताइएगा क्या होगा आपका सही जवाब। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। सांख्यिकी दिवस कब मनाया था? 29 जून को मनाया था पीसी महालनोबिस के बर्थडे के उपलक्ष्य में। 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस है। और दोस्तों शांति सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा? यह भी आपको पता होना चाहिए। 135, 135 भारत का स्थान कौन सा? 135वां स्थान है, शांति सूचकांक के अंदर है। 16 सितंबर को दोस्तों ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। और दोस्तों ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? O2O3। और आपसे पूछा जाए कि ओजोन संरक्षण के लिए कौन सा दोस्तों प्रोटोकॉल हुआ था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब का है? वर्ष 1987 का। ये सब सवाल मैंने आपको बता रखे हैं, वीडियो के अंदर है। 4 फरवरी को कैंसर दिवस मनाया जाता है, जिसको उसकी स्टडी कहते हैं ऑन्कोलॉजी। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। आइए बढ़ते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, भजन सोपारी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है?
दोस्तों इस सवाल के ऊपर आप वेरी इंपॉर्टेंट डालिएगा, आपकी परीक्षा में नंबर दिलाने वाला सवाल है। आप देख रहे हैं कि दोस्तों छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक सवाल आपके सामने पेश किए जा रहे हैं। कृपया करके सारे सवालों को आप नोट कर लीजिएगा, ऐसी वीडियो आपको दोबारा नहीं मिलने वाली है। भजन सोपारी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? संतूर वादक हैं, सितार वादक हैं, तबला वादक हैं, सरोद वादक हैं। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। दोस्तों आपको बता दें भजन सोपारी इनका संबंध किससे? ये संतूर वादक हैं। कौन? संतूर वादक। सितार वादक कौन है? पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर। इनका संबंध दोस्तों किससे है? ये दोस्तों है सितार वादक। सितार वादक कौन है? पंडित रविशंकर। आपसे पूछा जाए कि संतूर वादक कौन है? संतूर वादक है भजन सोपारी। इनका दोस्तों अभी हाल ही में निधन हुआ है, इसीलिए दोस्तों ये सवाल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। और दोस्तों सितार वादक कौन है? पंडित रविशंकर। तबला वादक कौन है? आप अच्छी तरह से जानते हैं, जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन तबला वादक हैं। सरोद वादक कौन है दोस्तों? आपको नोट करके रखना, अली अकबर। अली अकबर। अली अकबर। इनका दोस्तों पूरा नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन दोस्तों इतना ही नाम मुझे याद आ रहा है, एक वर्ड यहाँ पर मिस हो रहा है। अली अकबर खान है शायद, अली अकबर खान। कन्फर्म कर लीजिएगा दोस्तों इसको, अली अकबर खान। भजन सोपारी का संबंध किससे है? संतूर वादक से है। सितार वादक कौन है? पंडित रविशंकर हैं। तबला वादक कौन है? जाकिर हुसैन हैं। सरोद वादक कौन है? अली अकबर खान। इसको भी आप नोट करके रखिएगा। दोस्तों आपके लिए एक सवाल, शहनाई वादक में किसका नाम अति फेमस है? जल्दी से बताइएगा कमेंट कर। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज के सारे सवाल आपको पसंद आए होंगे और आज की वीडियो में आपने कुछ नया सीखा होगा, कुछ अच्छा सीखा होगा। अगर आपने आज की वीडियो में कुछ अच्छा सीखा है, कुछ नया सीखा है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, क्योंकि दोस्तों आने वाली सारी वीडियोज़ के अपडेट आप तक आसानी से पहुँचते रहें। मिलते हैं आने वाली अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अपना सपोर्ट, अपना प्रेम हमारे यूट्यूब चैनल के साथ बनाकर रखिएगा।